आप सांसद रहे राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिला इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि यहाँ पर अभी भी आज़ादी के इतने साल हो गए हैं और अभी भी यहाँ पर आज के युवाओं को देखे तो रोज़गार नहीं मिला। यहाँ के हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा 72,000 रुपये में हल ही लगते हैं किसी दूसरे के हैं। तो आप क्यों नहीं करवा पाए ये काम कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले? दिग्विजय सिंह जी के राज में तो चिमनियाँ जलाई है, आप यहाँ राजगढ़ के लोगों ने भी जलाई है, ऐसा थोड़ी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि राजगढ़ को तो लूटा है दिग्विजय सिंह ने, अपना गृह क्षेत्र के करके लूट कर ले गए, क्योंकि पूरी फैक्ट्री आप राघोगढ़ में डाल दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, आपने रोका क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है, आपने रोका क्यों नहीं उनको कि भाई मेरा राजगढ़ है, इस राजगढ़ की तो सोचो, यहाँ के युवाओं की तो सोचो। आप लड़े क्यों नहीं उनसे? मोदी जी ने जो दोनों बांधों का उद्घाटन करके जो श्रेय लिया है, जो फोटो सेशन करवाया है, वाकई में वो कांग्रेस ने ही बनवाया था। कांग्रेस में अभी सांसद का चेहरा किसे देखते हैं आप? क्या आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई चेहरा सजेस्ट करना चाहते हैं आपके आला कमान को, जो इस मोदी लहर को हटा करके चुनाव जीत जाए? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू का इंतज़ार पूरा राजगढ़ जिला कर रहा था और पूरा राजगढ़ का परिवार ये सोच रहा था कि भाई हमारे जो पूर्व सांसद है नारायण सिंह आमलावे जी, उनका इंटरव्यू कब आएगा। और काफ़ी सारे लोग जो अभी नई नई पीढ़ियाँ हैं वो तो नारायण सिंह आमलावे जी को चेहरे से जानती भी नहीं होगी। तो सबसे पहले बाबूजी का सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। पूरा परिवार राजगढ़ का जो 1.5-2 लाख लोगों का परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो इस वक्त इस इंटरव्यू को लाइव देख रहा है बाबूजी। और आपके जज्बे को भी सलाम है और आप बुज़ुर्ग भी है, तो ये इंटरव्यू नॉर्मल ही हम करेंगे, लेकिन सवालों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत ही साधारण व्यक्ति लगे मुझे। अब ये मत बोल दीजिएगा कि भाई आप विरोध जो है बीजेपी वालों का ही करते हैं, लेकिन वाकई में साधारण जीवन शैली है। सबसे पहले बाबूजी आपसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस के राज में आप सांसद रहे, तो राजगढ़ जिले को आपने कौन कौन सी सौगातें दी, राजगढ़ जिले में आपने क्या क्या किया, और राजगढ़ जिले में जो कमियां रही वो आप पूरी क्यों नहीं कर पाए? सबसे पहले तो मैं राजगढ़ जिला और पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन सबका मैं आभारी हूं कि उन सब ने मिलकर मुझे एक देश की छोटी सी पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर दिया। इसके साथ साथ ही आप अपन सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता है आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब, जो मध्य प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनका पूरा आशीर्वाद रहा। उन्होंने विश्वास किया और जनता ने भी विश्वास किया, और उस विश्वास को लेकर जब यहाँ की जनता ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का अवसर दिया, तो मैंने सोचा कि जब आदरणीय राजा साहब ने इतना विश्वास किया और जनता ने जो विश्वास करके वहाँ तक भेजा, तो मैं कोशिश करूँ कि राजगढ़ जिले और पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके वो करें। तो कुछ काम आपके दिमाग में बाबूजी जो आपने करवाए हो, जो राजगढ़ जिले को आपने सौगात दी हो? वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले राजगढ़ जिले की एक मांग थी, क्योंकि राजगढ़ जिला जो है पथरीला है। आपको यहाँ याद है कि पानी की बहुत कमी थी, और पानी की कमी होने के कारण जब आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब, जो हमारे नेता है, मेरे मार्गदर्शक है, उन्होंने 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तो कई बार राजगढ़ जिले को सूखा घोषित करवाया और कई तरह का लाभ भी मिला। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, इसमें आप देखते हो कि बातें ही बातें होती है, किसानों को कोई लाभ नहीं। अच्छा, कोंडालिया और मोहनपुरा जो डैम है वो तो बोलते हैं कि बीजेपी की देन है। वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने कुंडालिया और मोहनपुरा दोनों डैम की मांग को लेकर इसका सर्वे करवाया, इसका हमने पूरी तरह से तैयारी की, और दिल्ली में आदरणीय राजा साहब को जाकर ये बात बताई कि साहब अपने क्षेत्र के लिए ये दोनों बांध जो है ये बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पर आपको याद होगा कि आदरणीय हमारे जो पूर्व ऊर्जा मंत्री महोदय है पीरवेश सिंह जी साहब, ये भी विधायक थे। हम सब ने मिलकर कोशिश की कि अगर इस क्षेत्र के लिए
जहाँ तक पानी की व्यवस्था हो सके तो इससे बढ़कर और कोई काम नहीं हो तो सकता। मतलब बाबूजी ये जो कुंडालिया और मोहनपुरा डैम है ये भाजपा वालों की देन नहीं है, ये आपकी देन है, आप बोल रहे आपसे हैं। बता रहा हूँ, मेरी देन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब की देन है और कांग्रेस पार्टी की, हमारी यूपीए की जब सरकार थी उस टाइम पर दोनों बांधों का आपको याद होगा कि एक एक कागज़ तैयार करके यहाँ के सारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे जो मंत्री थे वहाँ से हमने तत्काल राजा साहब को, हमारे जो सिंचाई विभाग के मंत्री जी थे उनसे मिलाकर कोशिश की कि उन 5 साल के अंदर अंदर ही दोनों बांध मंजूर हो गए। आपको भी याद है, मतलब ये जो दोनों बांध है ये मोदी जी ने मेरी एक मिनट, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मोदी जी ने जो दोनों बांधों का उद्घाटन करके जो श्रेय लिया है, जो फोटो सेशन करवाया है, वाकई में वो कांग्रेस ने ही बनवाया था? वाकई में उस सेंशन कांग्रेस के राज में ही हुआ था? 2009 से 14 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और यूपीए की अध्यक्ष जो हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और हमारे राजा साहब जो कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार थी और वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उनने एक एक मंत्री एक एक जगह जाकर इस बांध के लिए पूरी कोशिश की और 2009 से 14 के बीच में ही दोनों बांध तैयार हुए, इनकी स्वीकृति हुई है। मतलब ये है कि नेम प्लेट बदल दी बस इन्होंने आके? नहीं तो एक चीज़ बताऊँ, नेम प्लेट तो ये बदलने का ही काम कर रहे, क्या नहीं बदल रहे। अभी भी आपको याद होगा कि क्या क्या बदल रहे, ये केवल एक ही काम कर रहे कि बदलने का। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को श्रेय जाता है और सबसे ज़्यादा आदरणीय राजा साहब और हमारे प्रिय सिंह जी साहब, राजगढ़ से भी हेमराज जी विधायक थे, हम सब ने मिलकर कोशिश की और यहाँ की जनता ने जिस हिसाब से विश्वास किया था उस हिसाब ने हमसे सबने मिलकर इन दोनों बांधों को मंजूर करा। कारण ये हुआ कि 2014 के बाद केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब काम हमने मंजूर करवा दिया, कांग्रेस पार्टी ने मंजूर करवा दिया, आदरणीय राजा साहब ने मंजूर करवा दिया, तो उसके बाद जब काम चालू हुआ तो भूमि पूजन करवाना, जब नहरें बनी नहीं और उनको चालू करवाना, क्योंकि जो चुनाव आ रहे सामने, तो जो भी काम हो रहा है बार बार वो भूमि पूजन करवाना, उद्घाटन करवाना। अभी भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो मोहनपुरा डैम पर और कुंडालिया डैम पर ही होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं ना, क्योंकि वो लोग तो बोलते हैं कि हमने बनवाया ये डैम, वो लोग तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। पहली बार देश का प्रधानमंत्री राजगढ़ जिले की धरती पर आया और उन्होंने 2 बड़ी डैमों की सौगात दी जनता के बीच में, तो यही बात गई ना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2009 से 14 के बीच में तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार ही नहीं थी। तो उस समय डैम बनकर तैयार हुआ। 2009 से 14 के बीच में डैम बन चुका था क्या? डैम नहीं बना, डैम तो बाद मंजूर हो चुका, काम चालू हुआ। मंजूर आप लोगों ने करवाया, कांग्रेस वालों ने करवाया और 2013 और 14 में राजगढ़ का डैम का, मोहनपुरा डैम का भूमि पूजन हो गए और बाद में जब चुनाव आ गए तो भारतीय जनता पार्टी ने भूमि पूजन रुकवा कर, और जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने भूमि पूजन किया, बार बार भूमि पूजन भी कर रहे हैं और सारा श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन इस राजगढ़ जिले की जनता, एक जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये जो दोनों बांध जो की स्वीकृति हुई है ये कांग्रेस की सरकार में हुई है और दिग्विजय सिंह जी साहब की देन। चलिए बिल्कुल, अपन डैम से अब अलग हटके अब राजगढ़ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप सांसद रहे राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिला इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि यहाँ पर अभी भी आज़ादी के इतने साल हो गए हैं और अभी भी यहाँ पर आज के युवाओं को देखे तो रोजगार नहीं मिला। यहाँ के हमारे जैसे पढ़े लिखे हुआ 72,000 रुपये में हल ही लगते हैं किसी दूसरे के यहाँ। तो आप क्यों नहीं करवा पाए ये काम कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले? और एक और मेरा रोजगार को लेकर एक सवाल था, आपके जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि सारी फैक्ट्रियाँ जो राजगढ़ जिले में आई थी वो राघोगढ़ लेके चले गए। ऐसा क्यों था? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं कि भाई मेरा राजगढ़ है, मेरे राजगढ़ में फैक्ट्रियाँ डालो आप? नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजगढ़ के लिए भी उन्होंने पूरा प्रयास किया। आपको याद होगा सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाया,
उसके साथ साथ ही राजगढ़ जिले को सब दिया। सबसे बड़ी जो मांग थी राजगढ़ जिले की और पूरे क्षेत्र की जनता की, भोपाल और रामगंज मंडी की, रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक की जो रेलवे लाइन है उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा था। मतलब वो रेलवे लाइन का तो रोडमल जी भी बोलते हैं मुझसे कि वो तो हम कर रहे हैं। मैं आपसे और आप मतलब वो दोनों आप क्या करते हैं कि वो आपके काम का श्रेय लेते हैं या और आप उनके काम का लेते हैं? मैं उनके काम का श्रेय नहीं लेता हूँ। मैं तो प्रूफ सहित बोल रहा हूँ आपको कि जब दूसरा लोकसभा का चुनाव होने वाला था और खरगे जी जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, आदरणीय खरगे जी, ये रेल मंत्री थे और आदरणीय राजा साहब 6 तारीख को आचार संहिता लगने वाली थी और 3 तारीख को खरगे जी को लाकर खिलचीपुर में सारा कार्यक्रम रखा और भूमि पूजन किया, करोड़ों अरबों रुपए मंजूर करवाए। उसके बाद रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक की रेलवे लाइन मंजूर हुई। अच्छा, जब दिग्विजय सिंह जी फैक्ट्रियां राघोगढ़ लेकर जा रहे थे तब आपने उन्हें रोका क्यों नहीं कि भाई मेरा राजगढ़ है, इस राजगढ़ की तो सोचो, यहाँ के युवाओं की तो सोचो, आप लड़े क्यों नहीं उनसे? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजगढ़ जिले की अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर पहचान और राजगढ़ जिले को जो आदरणीय राजा साहब ने दिया है, दिग्विजय सिंह जी साहब ने, वो तो आज तक किसी नेता ने दिए ही नहीं है। आपको याद मुझे तो ऐसा लगता है कि राजगढ़ को तो लूटा है दिग्विजय सिंह ने, अपना गृह क्षेत्र के करके लूट कर ले गए, क्योंकि पूरी फैक्ट्री आप राघोगढ़ में डाल दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना, आपने रोका क्यों नहीं? मेरा सवाल ये है, आपने रोका क्यों नहीं उनको? मैं बता रहा हूँ, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके यहाँ जमीन थी, इतनी जमीन थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे उसके लिए ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए। लेकिन जब राजगढ़ ज़िले में पानी नहीं था और ज़मीन ही नहीं थी, और अब जब ज़मीन हो गई, ज़मीन भी है, पानी हो गया, तो आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी लगेगी। अभी 2023 में हमारी सरकार बनने वाली है। सरकार बनेगी तो कितनी फैक्ट्रियाँ आप राजगढ़ जिले में बनवाएंगे? आप भले पूर्व सांसद रहे हैं, लेकिन आपकी भी बड़े नेताओं में बनती है। मैं बस नंबर पूछ रहा हूँ कि 10, 20, 50 कितनी फैक्ट्रियाँ लगवा देंगे? आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सरकार बनेगी, हमारे दोनों जो पूर्व मंत्री महोदय आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी साहब और आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी साहब, हम सब मिलकर राजा साहब से निवेदन करेंगे और हमारे जो भी मुख्यमंत्री बने उनसे कोशिश करेंगे कि राजगढ़ ज़िले के अंदर पानी की व्यवस्था भी हो चुकी है। राजगढ़ ज़िले के अंदर अब कोई कमी नहीं बची है और अभी 2 साल बाद रामगंज मंडी से लेकर ब्यावरा तक की रेलवे भी चालू हो जाएगी, उसके बाद भोपाल तक भी जाएगी। और जैसे ही सरकार बनेगी तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी युवा बेरोजगार हैं, यहाँ पर जो भी गरीबी के नीचे हमारे व्यापन करने वाले लोग हैं, पहले भी आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल तक रही, केवल 300 रुपये पेंशन मिलती थी। हमने 1000 का वादा किया था, 600 रुपये दे दे और थोड़े दिन बाद जाके 1000 करेंगे, वो के वही 600 रुपये आज भी मिल रहे हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे तो आपको याद होगा गांव का लड़कों को गांव में नौकरी लगाई। और आज भी अगर अभी आप देखेंगे तो उसके बाद ना तो शिक्षकों की भर्ती हुई, अब जरूर कर रहे हैं, चुनाव पास आया इसलिए। आप बाबूजी इतने आरोप लगा रहे हैं, इतनी सारी चीजें आपके राज में आप क्यों नहीं करवा पा रहे? मेरा सीधा सा सवाल है कि नारायण सिंह जी जब कुर्सी पर थे तब ये काम क्यों नहीं करवाया उन्होंने? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में तो आपकी थी ना उस समय। हमारी केंद्र से सरकार थी। आपको याद होगा कि हमारी सरकार ने, जब मनमोहन सिंह जी ने और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने देश के लिए ये कितना बड़ा काम किया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चालू की। उस योजना के अंदर किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, बराबर का आवंटन आता था। आज आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ आवंटन कम आता है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ जाता है। अच्छा, केवल दो सवाल और है मेरे, 2-3 सवाल, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा। कांग्रेस में अभी सांसद का चेहरा किसे देखते हैं आप? क्या आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई चेहरा सजेस्ट करना चाहते हैं आपके आला कमान को जो इस मोदी लहर को हटा करके चुनाव जीत जाए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तो हम सबका एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट के जाए। और सर्वे में भी आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विशेष करके हमारे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब, आदरणीय छोटे राजा साहब लक्ष्मण सिंह जी साहब, आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी साहब और आदरणीय बाबा साहब जो आदेश करेंगे उसका हम सब पालन। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आगे आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मेरा बस इतना सा सवाल मैं है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं तो जो आदरणीय राजा साहब जो आदेश आपकी इच्छा है कि नहीं, वो तो उनका आदेश को छोड़ दीजिए, आपकी इच्छा है कि नहीं अंदर से? तो उनकी इच्छा के ऊपर ही निर्भर हूँ। वो जो उनकी इच्छा में मेरी इच्छा है, जो वो आदेश कर देते हैं उसका ही पालन करता हूँ। क्योंकि अभी क्या है ना कि सांसद के मामले में कांग्रेस के पास कोई चेहरा है नहीं, तो वो आप ही बनना चाहते हैं कि किसी और को देना चाहेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारा निर्णय हमारे राजा साहब और हमारे वरिष्ठ नेता लेंगे, वो हमें मंजूर है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, जिंदगी भर के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा और मैं पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता का इतना आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे छोटी ग्राम पंचायत से लेकर बड़ी पंचायत में बिठाया, इसलिए मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका जो कार्यकाल था वो खुशनुमा था कांग्रेस में, मतलब बढ़िया अपनी कुर्सी, ये जो सांसद की कुर्सी, अब मैं मतलब इंटरव्यू से हट के मेरा खुद का पर्सनल सवाल है आपसे, ये जो सांसद की कुर्सी है बड़ी भारी लगती होगी आप लोगों को कि भाई मतलब आप सांसद की कुर्सी पर जब बैठते थे, जब आप सांसद थे तो फिर कैसा आप महसूस करते थे? बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नेताओं का आना जाना, कैसा महसूस करते थे आप? आना जाना और हम यही सोचते थे कि ऊपर वाले की कृपा और राजा साहब की मेहरबानी और क्षेत्र की जनता की का सहयोग है कि उन्होंने इतनी बड़ी जगह भेजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको कर सके, उनको मान सम्मान दे सके, क्षेत्र के लिए कर सके, पूरी कोशिश की। लेकिन उसके बाद में जब 2014 में हमारी सरकार नहीं आई, दोनों जगह सरकारें थी। पिछली बार भी आपको याद है कि 2018 में हमारी सरकार बनकर तैयार हो गई और 15 महीने का जो कार्यकाल रहा उसके बारे में भी आपको याद होगा कि 15 महीने का कार्यकाल और इनका 18 साल का कार्यकाल अगर आप तुलना करोगे तो जितना विकास उस 15 महीने में हुआ वो इन 18 साल में नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि ये गौशाला के नाम से, गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और आदरणीय राजा साहब सब ने मिलकर गौशाला की स्थापना गांव-गांव में करवाई, 33 लाख रुपए करे। आपको याद होगा कि यहाँ पर ऊर्जा मंत्री जी प्रियव्रत सिंह जी साहब थे, तो उन्होंने कितने गिरिट खुलवाए। हमारे गाँव में भी गिरिट का काम अंधेरा तो रहता था उनके राज में, कई सारे लोग जो है आरोप लगाते थे कि भैया इन्वर्टर खरीद लो फिर से। प्रियव्रत सिंह जी के राज में किसने बोला? राजगढ़ में अंधेरा नहीं रहता था? बिल्कुल रहता था। राजगढ़ की नहीं बात कर रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पूरे देश के अंदर अंधेरा था, लेकिन जब प्रियव्रत सिंह दिग्विजय सिंह जी के राज में तो चिमनियां जलाई है। आप यहाँ राजगढ़ के लोगों ने भी जलाई है, ऐसा थोड़ी है। कहाँ पर जले? बिल्कुल हमारे घर में जलती थी, मैं हमारे घर में जलती थी, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करना कि राजा साहब ने 10 साल तक सारी बिजली फ्री में दी, 10 हाथ पावर तक की। आपको भी याद होगा उस टाइम पर किसान परेशान नहीं था, बिल्कुल एक एक किसान को कोई बिल नहीं आता था। और भारतीय जनता लेकिन चिमनियां घर घर पे थी, इस बात को तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें नहीं सकते जब ऐसी स्थिति नहीं थी। और मध्य प्रदेश के अंदर जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी तो अंधेरा था, लेकिन कमलनाथ जी की और आदरणीय राजा साहब की सरकार आई और प्रियव्रत सिंह जी साहब जब हमारे ऊर्जा मंत्री बने तो आपको भी याद होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर हजारों डीपीएम बदलवाई और इतने ग्रिड, और उनके राज में 100 रुपये 100 यूनिट में बिजली दी। और अगर कोई भी ट्रांसफार्मर, आप बोल रहे कि राजगढ़ जिले का कहीं भी अगर एक भी ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 3 दिन 2 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर आ जाता था। उनके अंधेरा तो अब हुआ, अंधेरा तो हुआ। अभी जब चुनाव आए तो शिवराज सिंह जी ने बिजली के बिल स्थगित कर दिए। कई तरह की योजनाएं आपको याद होगा चला रहे हो। पहले 1000 रुपये किसी काम की है कि नहीं योजनाएं? ये किसी काम की है कि नहीं? शिवराज जी की लाडली बहना योजना कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं जो हैं उधर? ये एक चीज बताए, 18 साल से लाडली बहना योजना क्यों नहीं याद आई? ये एक बात और मैं बताओ, आज ही क्यों आई? जब चुनाव पास आ गए जब क्यों आई? और अगर लाडली बहना याद आई तो 18 साल का हिसाब जोड़ के सारा हिसाब कर दे। अच्छा, सारा ये भी भैया पॉइंट की बात बोली है इन्होंने, शिवराज जी। और इन्होंने योजना कैसे चालू की आपको याद होगा कि जनवरी में तो घोषणा की, क्या फरवरी में योजना बनाई, मार्च में फार्म भरे,
अप्रैल में उनकी जांच करवाई, मई में आकर फिर इन्होंने पैसे डाले और धीरे धीरे करके अब चुनाव आ रहा है, यहाँ तक डालेंगे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 3,000 कर देंगे। वो कहाँ से कर देंगे जब इनकी सरकार ही नहीं आ रही, तो ये कहाँ से कर। हमारी वो जो आपके नारी हिसाब से नहीं आ सम्मान रही। योजना है, एक बाबूजी, एक अब राजनीति से हटके एक 3-4 मिनट में मैं आपके जीवन के वो थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। नारायण सिंह जी का जीवन कैसा रहा और बचपन से लेकर अभी तक आपका सफ़र कैसा था, आप कैसे सांसद बने और कैसे इस उम्र की जो दहलीज पर आप खड़े हैं आज, तो पूरा जीवन में एक बार दर्शकों को बताना चाहता हूँ। क्या है कि हम जैसे जो युवा है वो आपके बारे में इतना जानते नहीं हैं, तो हम जैसे जो लाखों युवा इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो मैं जिस भी बुजुर्ग नेता के पास जाता हूँ तो ये सवाल ज़रूर करता हूँ और ये मेरा अंतिम सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं। बस आपके सामने माइक रहेगा, आप बताएंगे कि आपका जीवन कैसा था और आपने किस तरह से बचपन जिया, किस तरह से जवानी का पड़ाव आया, किस तरह से आपको सांसदी का टिकट मिला और किस तरह से आपने राज किया है कांग्रेस में। तो बचपन से लेकर अभी तक की कहानी आप सुना दीजिए एक बार। जी, मैं सबसे पहले सन 77 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस टाइम पर पंचायतों के चुनाव हुए, तो मैं सबसे पहले आभारी हूँ मेरे गांव का कि जिन्होंने मेरी शुरुआत गांव से ही करवाई और गांव से शुरुआत करके और इन्हीं लोगों की बदौलत है कि मुझे सरपंच बनाया। मैं 25 साल तक सरपंच रहा। 25 साल तक इस गांव के सरपंच रहे 25 आप? साल तक। अच्छा, मतलब सन 77 से लगातार 25 साल तक। 25 साल तक मैं सरपंच रहा, 6 साल तक जनपद अध्यक्ष रहा और जैसे ही जनपद अध्यक्ष का कार्यकाल मेरा पूरा हुआ और 2003 में जब हमारे आदरणीय राजा साहब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई और आदरणीय राजा साहब ने मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का आदेश किया, मैंने उसको स्वीकार किया। उसके पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा। उसके साथ साथ ही गांव के बारे में जो मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा गांव एक मेरा परिवार जैसा है और परिवार जैसे रहे बिल्कुल आज भी मेरा पूरा गांव, क्योंकि मैं अगर ये शुरुआत नहीं करवाते राजनीति की तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब सबसे पहले आपके गांव ने ही आपको सरपंच बनाया 1977 में, उसके बाद आप आगे बढ़े। नहीं, गांव ने और फिर कितने जो 3-4 के दो कैंडिडेट थे, तो पूरा गांव आज तो हमारे यहाँ पर 2500-3000 की आबादी, पर उस टाइम पर भी 2000 मान लो। पूरे गांव से ने एक तरफा वोट दिए, केवल 6 वोट गए थे। दूसरा जो कैंडिडेट केवल 6 वोट, मतलब एक तरफ, मतलब 6 लोगों ने उधर, वो उनका परिवार ही मान लो आप। हाँ, परिवार मान लो एक, और पूरे गांव ने दिया। तो मैं उस एहसान को कैसे भूल जाऊंगा। पहली जीती आपकी भारी भरकम थी, मतलब भारी भरकम थी और उसके बाद भी विश्वास किया और उसके बाद मुझे जनपद अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और राजा साहब ने जब विश्वास किया तो मुझे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और मैंने कोशिश की पूरे क्षेत्र की जनता का सहयोग, हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, विधायक जी का, बड़े राजा साहब का, छोटे राजा साहब का, सबके मार्गदर्शन में चलकर और हमने धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी को, आपको याद होगा कि राजगढ़ ज़िले में एक बार जरूर हमारी कांग्रेस पार्टी अल्पमत में रही, लेकिन हमेशा बहुमत रही। हमेशा 3 विधायक हमारे जीतते आए, आज भी 3 विधायक जी आपके सामने हैं। उसके साथ ही जब आदरणीय राजा साहब ने विश्वास किया और उन्होंने, मुझे तो याद भी नहीं था क्योंकि मैं तो उनके आदेश का पालन करता हूं, और उन्होंने और क्षेत्र की जनता ने और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि है, आदरणीय छोटे राजा साहब, बड़े राजा साहब, बाबा साहब, प्रिय सिंह जी साहब, कांग्रेस पार्टी के राजगढ़ जिले के और पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों ने मिलकर जो मुझे जवाबदारी दी, आदरणीय राजा साहब की और कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सांसद का टिकट दिया। वो टिकट भी मैं मानता हूँ, आप मान रहे हो कि, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि मैं राजा साहब के प्रतिनिधि के रूप में था। मैं कोई, क्योंकि उनके बगैर, मैंने अभी भी आपसे बोला है कि मैं तो उनके आदेश का पालन करता हूँ, तो उन्हीं ने उनके हिसाब से मुझे आदेश दिया, उस आदेश का पालन किया। जनता ने विश्वास किया, राजा साहब पर भरोसा किया और सब ने मिलकर मुझे देश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में बिठाया। उसके बाद जब मेरा फर्ज बनता है कि गांव के अंदर, जब मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गया तो गांव की जो मेन समस्या है, जो छूट गई थी, उनका पूरा करने के लिए मैं कोशिश करूं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपको याद होगा कि जो सुसनेर से डग रोड जो है,
उससे दतरावदा से लेके और गांव तक रोड नहीं था। तो हमारे पूरे क्षेत्र की मांग थी कि ये इतना रोड और बन जाए, लेकिन वो रोड किसी भी योजना में नहीं आ रहा था। तो हमने आदरणीय राजा साहब से मिलकर, सीपी जोशी जी हमारे परिवहन मंत्री जी थे, उनसे मिले और एक राज्य से दूसरे राज्य को, मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ने के लिए, आपको याद होगा गोवर्धनपुरा से लेकर और राजपुरा जो राजस्थान की सरहदी है वहाँ तक रोड बनवाया, जो रामगढ़ लकोनी होता हुआ बाड़गांव होता हुआ और सारे बाईपास भी बने। उसके साथ साथ ही आपको याद होगा कि जब आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी साहब विधायक बने और जब मंत्री बने, तो अभी अभी उन्होंने बाड़गांव के अंदर बाईपास की आवश्यकता थी, वहाँ बाईपास हुआ। खिलचीपुर से माचलपुर का रोड बनवाया। उसके बाद में और भी जो रोड थे, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी के राज में तो मतलब बाबूजी ये मान सकते हैं कि आपका जीवन जो है बढ़िया रहा अभी तक का। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी बात थी कि बांध तो मंजूर हो चुके, लेकिन उनकी नहरें आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो हमारे यहाँ गांव के अंदर पानी की बहुत कमी थी। तो हम गांव वालों की भी मांग थी, हम सब ने मिलकर कोशिश की इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए कि हमारे गांव के अंदर एक तालाब बनाया, जिससे कि कम से कम 3 साल से हमारे गांव की जितनी भी ज़मीन है पूरी सिंचित हो रही। और मैं सोच रहा हूं कि जब पूरी ज़मीन सिंचित हो रही और मेरा पूरा गांव, मेरा परिवार है, ये सब सुखी है, आज खुशी की लहर है गांव के अंदर। देखते हैं हर गांव, हर घर तरक्की की ओर जा रहा है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, सरकार बनेगी। कोशिश करना कि राघवगढ़ जो फैक्ट्रियाँ गई थी वो यहाँ पे आ जाए। राघवगढ़ फैक्ट्री नहीं, राघवगढ़ कब कई फैक्ट्री है? राघवगढ़ तो साहब जब सांसद थे, जब मुख्यमंत्री थे तब गई उनके। हाँ, मैं एक चीज बताऊं कि जब मैं मेरे गांव के लिए इतना कर रहा हूं और वहां पर जमीन थी, पानी थी, और वो जो फैक्ट्री गई, जमीन पानी तो बहाना भी हो सकता है ना, जमीन पानी बहाना भी हो सकता है। ये बहाने लायक कहाँ है? पानी नहीं है तो कैसे? अच्छा आप बताओ, पानी के बगैर कोई फैक्ट्री चल सकती क्या? राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे, कई उद्योगपतियों को भेजा, पर यहाँ पानी नहीं था तो वापस चले गए। और जब अब पानी हो गया, और अभी अगर 5 साल हमारी सरकार चलती, तो मैं आपसे बताता कि ना तो मेरे गांव की एक भी समस्या नहीं बचती, क्योंकि हमारे क्षेत्र से प्रियव्रत सिंह जी साहब मंत्री है और आदरणीय बाबा साहब भी मंत्री। तो एक संसदीय क्षेत्र से 2-2 जब हमारे मंत्री रहते, तो 5 साल के अंदर कोई भी समस्या नहीं रहती, ना कोई। अभी आने वाले समय में देखेंगे कि कितना क्या हो पाता है। बिल्कुल होगा, बाकी विश्वास रखो, बिल्कुल विश्वास है। जितने हमारे बेरोजगार है इनको रोजगार मिलेगा। ये आखिरी वादा है आपका? हाँ, बिल्कुल देखा जाएगा। तो ये नारायण सिंह जी आमला पे थे, काफ़ी सारा लंबा इंटरव्यू हो गया, लेकिन मज़ेदार व्यक्तित्व और साधारण जीवन शैली और भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बाकी ये है कि पूर्व में कुर्सी पर बैठे थे तो जितने सवाल मेरे मन में थे वो मैंने पूछे हैं, और कुछ कमियां रही हो तो कमेंट में बताइएगा। तो बाबूजी के गांव में अगली बार आएंगे तो फिर बैठेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए इन्होंने, और आपका लहजा बहुत पसंद आया बाबूजी मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।